पार्ट थर्ड ऑफ द टॉपिक क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कमर्शियल बैंक। इस टॉपिक में हम लोग को देखना है कि हाउ द कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट इनटू द इकोनॉमी। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े मनी सप्लाई का ही आगे का पार्ट है, तो मनी सप्लाई कैसे होता है, तो जो कमर्शियल बैंक जो डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करती हैं उनकी वजह से हम लोग पढ़े हैं ना मनी सप्लाई में CC प्लस DD प्लस OD। CC मीन्स करेंसी विद द पब्लिक, DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI हेल्ड विद द सेंट्रल बैंक। अब ये प्रोसेस शुरू करने से पहले हमको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि सबसे पहली बात हमारी होती है कि इसके कुछ एजम्पशंस हैं। पहले तो एजम्पशंस हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन होता कैसे। तो एजम्पशंस में सबसे पहला एजम्पशन हमारा रखा गया है, फर्स्ट एजम्पशन इज दैट जितने भी ऑल रिसिप्ट्स आर डिपॉजिटेड इन बैंक, सारा रिसिप्ट जो होगा वो डिपॉजिट होगा किसी बैंक में, एंड ऑल पेमेंट आर मेड थ्रू चेक, यानी जितना पेमेंट होगा वो चेक के थ्रू ही पे किया, यानी ये भी पूरा बैंक के थ्रू ही होके जाना है। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे ऑल द ट्रांजेक्शन शुड पास थ्रू द बैंक। दूसरा रखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट कि ऑल या एंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग should be treated as one unit termed as बैंक। अब ये दो बड़ी बातें हैं, दो ही मेन एजम्पशन है इसका। पहला तो ये बोला गया कि जितने भी रिसिप्ट्स और जितने भी पेमेंट्स होंगे, ये सारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जो होंगे वो बैंक के थ्रू ही जाएंगे। दूसरा बात बोला गया कि जो एंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग है, एंटायर मतलब सारा का सारा कॉमर्शियल बैंक मिला के एक टर्म में हो जाएगा जिसको बोलेंगे बैंक, यानी इसके अलावा कोई कॉमर्शियल बैंक नहीं होगा। ये हमको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है, तो कुछ इसके टूल्स हैं, पहले उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो जो टूल्स हैं वो हैं आपके, सबसे पहला आपका टूल में आता है प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट को इनिशियल डिपॉजिट भी कहते हैं हम लोग। इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब होता है जो डिपॉजिट हो रहा है उसको हम लोग इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। दूसरा आपका है जो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट होता है। दूसरा आपका हो जाता है इसमें डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो आगे फिर डिपॉजिट होता है वो, अभी हम लोग एक एक करके सब देख लेंगे। फिर आपका तीसरा हो जाएगा LRR, इसको बोलते हैं हम लोग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ये कॉम्बिनेशन होता है LRR इज इक्वल टू CRR प्लस SLR, यानी करंट रिजर्व रेशियो प्लस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मिला के लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इसको बोलते हैं। फिर आपका चौथा हो जाएगा इसमें मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का यूज़ करके हमको पता चलता है कि कितना मनी टोटल कॉमर्शियल बैंक कैन जनरेट। तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1/LRR। अब ये चार हमारे टूल्स हैं, जो चार हमारे पास टूल्स हैं। प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट का मतलब होता है जो फर्स्ट टाइम पैसा डिपॉजिट होता है किसी भी कॉमर्शियल बैंक में, दैट डिपॉजिट इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट। दूसरा बोला गया डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है जो अलग से डिपॉजिट जनरेट होता है वो। इसी में आपका लोन का भी सेंस आ जाता है इसमें, इसी में से काट के लोन फिर दिया जाता है। उसके बाद है फिर आपका LRR का मतलब लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये होता है क्या है, तो ये CRR प्लस SLR को जोड़ के बनता है। और चौथा है आप हमारे पास मनी मल्टीप्लायर, जो कि होता है 1/LRR। तो हमको बस यही पता लगाना है और कुछ नहीं। हमको ये पता लगाना है पूरे क्रेडिट क्रिएशन से कि अगर एक बैंक के पास कुछ पैसे जमा होते हैं, क्योंकि सारा बैंकिंग यूनिट तो एक हो गया जैसे हमने यहाँ बात किया, तो अगर किसी बैंक में कुछ पैसे जमा होते हैं तो कैसे ये वर्क करता है वो हमको देखना है। तो इसको देखने के लिए एक हम टेबल बना लेते हैं छोटा सा, उसके बाद ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमारा टेबल हो गया। इसमें हम पहले लिख लेते हैं राउंड्स,
कौन कितना राउंड चला। फिर यहाँ लिख लेंगे हमारा इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट क्योंकि एक ही बार होता है, एक ही बार बैंक में पैसा जमा होगा, या इसको प्राइमरी डिपॉजिट भी कह सकते हैं हम लोग। दूसरा हम लिख लेंगे इसमें डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कितना हुआ। फिर यहाँ लिखेंगे अपना LRR और यहाँ लिखेंगे लोन। लोन कितना क्रिएट किया बैंक ने, कितना पैसा, क्योंकि लोन से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वही उसकी इनकम है। तो हम देख लेते हैं कैसे कैसे चलता है। तो फर्स्ट राउंड मतलब किसी बैंक में हम सपोज कर लेते हैं, सब सपोज पे ही चलता है। यहाँ LRR हम सपोज करेंगे, हमारा LRR है 10% इस एग्जाम्पल के लिए। और इनिशियल डिपॉजिट हमने सपोज कर लिया कि इनिशियल डिपॉजिट किसी बैंक में हुआ 10,000 का। अब ये प्रोसेस देखिए चलता कैसे है। सबसे पहली बात को इनिशियल डिपॉजिट हुआ 10,000 का, तो हम क्या करेंगे, अब इस 10,000 में से बैंक पूरा पैसा किसी को लोन नहीं दे सकती, ठीक। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस बैंक को उस पैसे में से कुछ पैसा एज LRR डिपॉजिट करना पड़ेगा। किसको, तो RBI को, यानी कुछ चीज़ें जो है डिपॉजिट करना कंपलसरी है। अब वो अमाउंट कितना होगा, तो 10% ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। तो इनिशियल डिपॉजिट का यानी 10,000 का 10% कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 1,000 हो गया ये LRR। और बाकी वो कितना लोन कितना दे पाएगी, अब वो हो जाएगा 9,000। ये आपका इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10,000, ठीक। अब फिर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये हो गया राउंड 1। राउंड 2 देखते हैं। राउंड 2 में इनिशियल डिपॉजिट क्योंकि कुछ नहीं रहेगा, इनिशियल डिपॉजिट एक ही बार होता है, तो हमारा अब यहाँ से काम चालू होगा डिमांड डिपॉजिट से। अब 10,000 में से 1,000 इसने जमा कर दिया LRR, अब बचा कितना, 9,000। तो 9,000 को ये क्या करेगा, 9,000 ये दे दिया पब्लिक को। अब जैसा कि हमने बात किया कि सारा बैंकिंग सिस्टम जो है एक ही होगा, तो 9,000 रुपया फिर वापस से बैंक में वापस आ जाएगा। भाई किसी को बैंक ने दिया लोन, फिर वो लोन जाके कहीं और जमा करेगा, उससे फिर वापस ये पैसा आ जाएगा। तो इसका फिर आया, ये पैसा फिर वापस कहाँ आ गया, बैंक में आ गया। यहाँ पे हम यहाँ लिख दिए 9,000 रुपये डिमांड डिपॉजिट बन के। अब एज पर द रूल बैंक हैज़ टू कट 10% एज LRR। तो बैंक 9,000 का 10% होगा आपका 900 काटेगी LRR, और बाकी का बचा पैसा कितना बचा, 80-100। तो 80-100 दे देगी ये फिर से लोन, यानी लोन के लिए इतना पैसा अवेलेबल है। अब बैंक ये लोन देगी, लोन देने के बाद फिर क्या करेगी, फिर इसमें से जो पैसा इसको मिलेगा, यानी फिर यही पैसा इसके पास 80-100 डिमांड डिपॉजिट के तौर पे आ जाएगा। फिर इसका 10% 810 रुपये इसमें काटेगी, और फिर यहाँ पे इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। अब हमको देखना है क्या कि टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएट कर सकती है बैंक। तो हम ये देखते हैं टोटल डिपॉजिट के लिए। तो टोटल डिपॉजिट जो बैंक क्रिएट करेगी वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि इसका फॉर्मूला होगा, पहले तो हम निकालेंगे मनी मल्टीप्लायर, कि मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना है। तो मनी मल्टीप्लायर शॉर्ट फॉर्म में MM भी कहते हैं, ये होता है अपना 1/LRR। अभी हम लोग ऊपर बात किए, तो LRR हमारा कितना है, तो LRR है हमारा 1/10/100। अभी हो कितना जाएगा, भी हो जाएगा इज इक्वल टू 1 × 100/10। ये कट गया, ये आ गया आपका 10, यानी LRR आ गया आपका 10। अब LRR जब 10 आ जाएगा तो फिर हम आगे देखेंगे क्या निकालेंगे, टोटल डिपॉजिट्स। तो टोटल डिपॉजिट कितना बैंक क्रिएट कर सकती है, वो कैसे निकलेगा, टोटल डिपॉजिट जो बैंक क्रिएट कर सकती है वो निकलेगा इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट यानी ID इंटू मनी मल्टीप्लायर। तो ये हो जाएगा ID मतलब हमारा इनिशियल डिपॉजिट कितना था, तो इनिशियल डिपॉजिट था हमारा 10,000 इंटू मनी मल्टीप्लायर कितना निकला है, तो 10 इज इक्वल टू, यानी 10,000 रुपये से ये 1,00,000 रुपये तक क्रिएट कर सकती है। यानी टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कितना क्रिएट हो सकता है, या टोटल डिपॉजिट्स, तो ये हो गया 1,00,000 रुपये। और ये टोटल लोन कितना क्रिएट हो जाएगा, तो इसका हम निकाल लेंगे 10% ये, तो ये हो जाएगा तो आपका 10,000, यानी ये टोटल हो जाएगा 90,000। हमारा जो है पूरा प्रोसेस हो गया कि पहले 10,000 इनिशियल डिपॉजिट जमा होगा, फिर डिमांड डिपॉजिट, वही हमारा डिमांड डिपॉजिट हुआ 10,000, फिर इसमें से LRR दिया जाएगा, RBI के पास डिपॉजिट किया जाएगा, बचेगा जो पैसा उसको बैंक लोन के लिए रख सकती है, फिर बैंक किसी को लोन देगी। फिर क्योंकि सारा एंटायर बैंकिंग सिस्टम एक ही बैंक में और सारा डिपॉजिट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बैंक के थ्रू ही जाना, तो ये 9,000 वापस से बैंक के पास किसी न किसी तरीके से आ जाएगा।
फिर बैंक उसमें से LRR चार्ज करेगी 10% और वापस से जो पैसा रहेगा वो फिर बैंक में, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो हमको क्या निकालना है इसमें कि टोटल पैसा कितना जनरेट हो सकता है। तो मनी मल्टीप्लायर की मदद से हमने देख लिया कि 1/LRR होता है ये, तो 1/10/100, क्योंकि LRR हमारा 10% है, तो ये हो गया आपका मनी मल्टीप्लायर यहाँ पर निकला 10। अब 10 को हम रख देंगे टोटल डिपॉजिट, टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना क्रिएट हो सकता है। तो वो देख लिया हमने कि इनिशियल डिपॉजिट, ID का मतलब इनिशियल डिपॉजिट, और MM मतलब मनी मल्टीप्लायर को इंटू कर देंगे, तो 10,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 लाख, यानी टोटल रुपया कितना जनरेट हो सकता है, तो 1 लाख रुपीज़ बैंक जनरेट कर सकते हैं, यानी क्रेडिट क्रिएट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 10,000। 10,000 से 1 लाख रुपया जनरेट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ दिस क्रेडिट क्रिएशन। अब यहाँ पे हमने फिर लिख दिया कि टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हो गया हमारा अपना 1 लाख, उसका 10% हो गया LRR, टोटल LRR कितना जनरेट हो सकता है 10,000 से, तो 10,000 ये, और बाकी 90,000 आपका एज ए लोन दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा टॉपिक, जो कि है हमारा लिमिटेशंस जो होंगे, लिमिटेशंस क्या क्या रखे गए हैं क्रेडिट क्रिएशन के। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये हमारा है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या रखे गए हैं, तो कई सारे लिमिटेशंस हो जाएंगे। जनरली हम कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या वो लिमिटेशंस हैं, बाकी हम फिर देखते रहेंगे। तो पहला लिमिटेशन तो हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ कैश जो है, इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ कैश। अमाउंट ऑफ कैश का मतलब सिंपल सा भाषा है कि अमाउंट ऑफ कैश क्या बोलता है कि अगर जो कैश है बैंक के पास, जो इनिशियल डिपॉजिट बैंक के पास आती है, वो कैश अगर ज़्यादा आता है बैंक के पास, तो क्रेडिट क्रिएशन, यानी हम इसको CC शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो CC क्या होगा, CC ज़्यादा होगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा जनरेट हो सकता है। दूसरा इसका लिमिटेशन है वो है आपका LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या होगा कि अगर LRR का जो रेट है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का जो रेट है, अगर वो ज़्यादा है तो जो क्रेडिट क्रिएशन होगा वो क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा, तो होगा कम, क्योंकि जब LRR ज़्यादा होगा तो पैसा हम कम जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट लिखा गया है, थर्ड हम कर सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोवर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोवर्स अगर अवेलेबल हो, मान लीजिए कि बैंक का सब कुछ ठीक है, LRR जो है वो भी कम है, दूसरी बात कि हमारा जो अमाउंट ऑफ कैश है वो भी पर्याप्त है, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि जो बोरोवर्स हैं, जो पैसा जिनको देना है, जो लोन हमारा लेते हैं, वो कम है। तो अगर बोरोवर्स हमारे कम हैं, अगर बोरोवर्स हमारे कम है, बी मैंने लिख दिया, बोरोवर्स कम है तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, बोरोवर्स कम रहेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, चौथा हम लिख सकते हैं कि लीकेजेस के बारे में पढ़ सकते हैं। लीकेजेस हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि आउटफ्लो ऑफ मनी को बोलते हैं लीकेज, आउटफ्लो ऑफ कैश को लीकेज बोलते हैं। अगर लीकेज ज़्यादा है, यहाँ हम देख सकते हैं, अगर लीकेज ज़्यादा हो रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि भाई पैसा जब मार्केट में रहेगा ही नहीं तो क्रेडिट क्रिएशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं, और कितने हो गए, 3-4 हो गए, काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा हम देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज़ वगैरह भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर बिना सिक्योरिटी को तो बैंक लोन देता नहीं है। तो अगर सिक्योरिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो बैंक लोन ही नहीं देगा, जब बैंक लोन ही नहीं देगा तो ये प्रोसेस होगा ही नहीं। तो अगर इसको हम लोन के पर्पस के लिए लेते हैं, तो अगर सिक्योरिटीज़ नहीं है या कम है अवेलेबल तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये काफ़ी ये लिमिटेशंस के बारे में हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ कैश के बेसिस पे LRR, अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोवर्स, लीकेजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज़, ये सारा मिला के। तो अपना टॉपिक बस आज का इतना ही है, और यहाँ पे आपका कॉमर्शियल बैंक वाला जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।